हेलो दोस्तों, मैं अगला चैप्टर लेकर आ गई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास की बुक्स हमारे अतीत चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा प्रस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह से सभी प्रस्थलों में जो इमारतें और जो चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी प्रस्थलों में पुरातत्व को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जो जैसे मिट्टी के बने लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे, पत्थर के बाट मोहरे, मनके तावे और उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड यदि। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या इससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये एक निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों पक्की ईंट की बनी है। इसकी ईंट इतनी पक्की हैं कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते जैसे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और 4 कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद उस कुएं को खाली कर दिया जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां सभ्यता यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये पानी का कुआं आप देख सकते हो।
भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों में घरों की नाली सड़कों की नालियों से जोड़ दी जाती थी और जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे जिससे कि नालों की सफाई सुथराई की जा सके। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगर की बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये सभ्यता यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु लाते थे। साथ ही उपयोगी वस्तु लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाएं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। आप देख सकते हो ये कुआं है, ये मोहर है, ये खिलौने हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उसमें से अधिकतर शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थीं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक थे। बाट ये वाले हैं, ऊपर के बाट देखो, ये वाला कितने ध्यान और उपयोग तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया है। इन बाटों को चाट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्यम बाएं मनके, उनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा
ये वाला, ताकि इसमें धागा डालकर माला बनाई जा सके। दाएं ओर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, ये वाली पत्थर से बनी मूर्ति। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हों। खास चीजें जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्ची कानी करना। यदि पृष्ठ 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितनी आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ये आप देख सकते हो इसको, बाकी बहुत खूबसूरत है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम करते होंगे या फिर महिला भी करती होंगी। हम कह सकते हैं शायद तो पुरुष और महिला दोनों ही करती होंगी। फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक के निर्भर पे रहते थे, उसी के द्वारा ये मिलते थे। लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री गहरे होते थे। फेयंस के मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस का क्या होता था? फेयंस का मनके, चूड़ियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे फेयंस का ही। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का ये दूर दूर से आयात करते थे। कौन कौन सी चीज़ों का आयात करते थे? याद रखिएगा, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का ये दूर दूर से आयात करते थे, मतलब लाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात सभ्यता मतलब कहाँ से करते थे? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टिन का आयात आधुनिक
आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौने और दूसरी एक मोहर। आप देख सकते हो, ये खिलौना है, ये मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग आयात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिया वाले वाहनों की जानकारी दी है? बच्चों का खिलौना हल आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी ये प्रथा थी, मतलब हल चलाने वाली प्रथा थी या नहीं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। ये अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल या सरसों उगाते थे। आप याद रखिएगा कि हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे। गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, ये चीज़ उगाते थे। अब इसको नोट कर लीजिए। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे, अब ये भी नोट कर लीजिए। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर ले जाया जाता था, मतलब दूर दूर जाना पड़ता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जानवरों का शिकार भी करते थे। किस किस चीज़ों का शिकार करते थे, ये भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर वेत के किनारे धौलावीर नगर बसा था। कहाँ पर बसा था धौलावीर नगर? कच्छ के इलाके के खदीर बेत के किनारे धौलावीर नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। साफ पानी कहाँ मिलता था? धौलावीर में। इसको नोट कर लीजिए। और ज़मीन उपजाई जाती थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीर नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्य आयोजित किया जाते थे। ये मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों का संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा की लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाई जाती हैं। गुजरात के खमवात
की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे वसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर वसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थर शंखों और धातुओं से बनाए गए चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब और लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये बड़ा तालाब लोथल नगर है, उसका बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। जहां समुद्र से आने वाली नावें यहाँ रुकती थीं, लोथल के बंदरगाह पर। ये एक इमारत मिली है जहां सभ्यता मनके बनाने का काम करता था। पत्थर के टुकड़े, अवध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। जैसे एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान भेजना होता था तो ये लोग अपनी मोहर लगाकर, एक मिट्टी का लेप लगाकर उस पे मोहर लगाते थे। तो अगर मोहर पे कोई टूटी फूटी नहीं होती थी तो पता चलता था कि सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, इसलिए मोहर लगाते थे ये लोग अपनी। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बढ़ने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही जुगनी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व दक्षिण के इलाकों में नए और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। अन्यत्र अपने एटलस में ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी।
इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इन्हें खानदान, पेय, वस्त्र और गहने, बर्तन, वाद्ययंत्र और हाथी और जानवर शामिल हैं। ये चीज़ें दफनाई जाती थीं। किसी के राजा के मरने के बाद उसके साथ दफनाई जाती थीं ये सारी चीज़ें। कभी कभी सब के साथ उनके सेवक उनके गुलामों को भी दफना दिया जाता था। मिस्र में ये प्रथा मिस्र में थी। ये मिस्र का नक्शा है, देख सकते हो। उपयोगी शब्द नगर, दुर्ग, शासक, लिपि, मोहर, शिल्पकार, धातु और विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल। ये देख सकते हो। ये महत्वपूर्ण कुछ तिथि। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब शुरू हुई थी? 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ था? 47 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत कब हुआ था? 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। यह पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के मैदान कपड़े का उपयोग होता था? दोस्तों, ये वीडियो तो यहाँ ख़त्म होती है। चैप्टर पूरा हो गया। इसके शॉर्ट नोट मैं ज़रूर बना कर दूँगी जब ये पूरी बुक्स हो जाएगी। इसके 12 चैप्टर हैं, 12 पूरे हो जाएंगे तो मैं शॉर्ट नोट भी इसके ज़रूर दूँगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।